18.1 परिचय। पिछले भाग में हमने इस बारे में बात की कि कैसे भारत में शिक्षा का विकास और विस्तार हुआ है। यह अधिक समावेशी बन गई है और पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई है। यह वृद्धि यादृच्छिक नहीं थी, इसने विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन किया। लेकिन ये दिशानिर्देश कहाँ से आते हैं? इस अनुभाग में हम शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस विषय का पता लगाएंगे। ये प्रावधान शिक्षा के प्रबंधन के लिए बनाई गई सभी नीतियों, नियमों और विनियमों का स्रोत है। इसके बाद हम कुछ ऐसे कानूनों पर नजर डालेंगे जो भारत में शिक्षा के विशिष्ट पहलुओं की निगरानी के लिए पारित किए गए हैं। अंत में हम आपको भारत में शिक्षा को विनियमित करने के लिए डिजाइन की गई कुछ प्रमुख नीतियों से परिचित कराएंगे। ये नीतियां न केवल शिक्षा के लिए मानक तय करती है, बल्कि शैक्षिक मुद्दों से निपटने और दृष्टिकोण में स्थिरता बनाए रखने के लिए संदर्भ के रूप में भी काम करती है। इस खंड में शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और नीतियों के हर विवरण को शामिल करना संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी चर्चा को संक्षिप्त रखेंगे और इन पहलुओं पर संक्षेप में बात करेंगे। 18.2 शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। प्रत्येक समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं जो उसकी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, जो मुख्य रूप से सामाजिक विकास और सुरक्षा से संबंधित होते हैं। इन लक्ष्यों को सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास और संस्कृति के संरक्षण जैसे कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में पहचानी जाने वाली शिक्षा, औपचारिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना के माध्यम से एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में विकसित हुई है। प्रारंभ में यह विशेषाधिकार जनसंख्या के एक छोटे वर्ग तक ही सीमित था। समय के साथ यह एहसास हुआ कि शिक्षा अधिक समावेशी होनी चाहिए, व्यापक और सतत विकास के लिए बड़ी आबादी तक पहुंचनी चाहिए। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने ठीक ही जोर दिया है, गरीबी उन्मूलन के लिए समावेशी सामाजिक विकास महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सामाजिक एकीकरण के माध्यम से सभी के लिए समाज बनाना आवश्यक है, जहां प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में सामंजस्य को बढ़ावा देते हुए शिक्षा इन उद्देश्यों को पूरा करने की कुंजी बनकर उभरती है। इसे स्वीकार करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करते हुए शिक्षा को विकास प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में नामित किया। इस चर्चा में हम संक्षेप में इन संवैधानिक प्रावधानों का पता लगाएंगे। मूल रूप से शिक्षा मुख्य रूप से अलग-अलग राज्यों द्वारा नियंत्रित की जाती थी और केंद्र सरकार केवल तकनीकी और उच्च शिक्षा में समन्वय और मानक स्थापित करने जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से निपटती थी। 1976 में एक संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी बना दिया, जिससे यह एक समवर्ती विषय बन गया। हालांकि कुछ शैक्षिक मामले संघ के विशेष अधिकार क्षेत्र में रहे, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का रखरखाव, पेशेवर, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसियां और उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण शामिल है। सूची आय की प्रविष्टियां 63, 64, 65 और 66। अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार भारत सरकार शिक्षा सहित सभी विषयों पर कार्यकारी और विधायी अधिकार रखती है। अब आइए शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा करें। संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है,
जिनमें से कुछ शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 28 विशिष्ट प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। हालांकि इस लेख का खंड एक पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। खंड 2 राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता वाले बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को छूट देता है। तीसरा खंड निर्दिष्ट करता है कि राज्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में भाग लेने वाले या राज्य सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति केवल अपनी सहमति से या नाबालिगों के मामले में अपने अभिभावकों की सहमति से धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 29 भारत में नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों पर चर्चा करता है। पहले भाग में यह उल्लेख किया गया है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में अद्वितीय भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी समूह को अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा भाग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा जैसे कारकों के आधार पर राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 की ओर बढ़ते हुए यह अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकारों से संबंधित है। पहला खंड सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के अनुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने की अनुमति देता है। दूसरा खंड इस बात पर जोर देता है कि राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका प्रबंधन अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 21 शिक्षा के प्रस्तावित अधिकार को संबोधित करता है। दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह अध्याय संविधान के भाग 4 में पाए गए शिक्षा पर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को भी छूता है। अनुच्छेद 41 विशेष रूप से कुछ स्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। यह राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य को संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर ऐसी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए जिसमें 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शामिल किया जाए। हालांकि एक संशोधन के कारण यह शिक्षा के अधिकार में विकसित हो गया है, जिसे अभी भी लागू किया जाना बाकी है। यह लेख अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने को संबोधित करता है। यह इन वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने की राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देता है। जबकि कुछ शैक्षिक प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों से प्राप्त होते हैं, ऐसे निर्देशक सिद्धांत भी हैं जो राज्य से समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करके एक समतावादी समाज बनाने का आग्रह करते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 में उल्लिखित नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश की निरंतर प्रगति में योगदान करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। दिसंबर 2002 के 86वें संशोधन
जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, के अनुसार माता पिता या अभिभावकों को अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने होंगे। इन मौलिक कर्तव्यों के शैक्षिक निहितार्थ व्यापक हैं, जो पाठ्यचर्या और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक सोच के विकास, सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और मूल्यों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल इन कर्तव्यों के अनुरूप पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने में भी भूमिका निभाते हैं। चिंतन और कार्रवाई 18.1 ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति चाहते हैं। आपके विचार में इन वर्गों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है? शीर्षक: कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए संवैधानिक प्रावधान और शैक्षिक प्राप्ति पर उनका प्रभाव। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने और शैक्षिक प्राप्ति पर उनके प्रभाव की जांच करने के उद्देश्य से भारत में संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने का काम सौंपा गया है। भारतीय संविधान एक गतिशील और विकासशील दस्तावेज है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए कई प्रावधानों को सुनिश्चित करता है, जिससे देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह प्रतिबिंब इन संवैधानिक प्रावधानों की गहराई में जाएगा और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करेगा। कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए संवैधानिक प्रावधान। आरक्षण नीतियाँ। शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करने वाला सबसे प्रमुख संवैधानिक प्रावधान आरक्षण प्रणाली है। संविधान के अनुच्छेद 15, 4 और 16, 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण विशेष रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच की खाई को पाटने में आधारशिला रहा है। शिक्षा का अधिकार आरटीई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। हालांकि यह अधिनियम किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष नहीं है, लेकिन यह अधिनियम हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को काफी लाभ पहुंचाता है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से गुणवत्ता तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में निहित निर्देशक सिद्धांत नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। अनुच्छेद 46 विशेष रूप से राज्य को अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ये सिद्धांत नीति निर्माताओं को समावेशी और न्यायसंगत शैक्षिक अवसर बनाने के लिए एक नैतिक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। शैक्षिक प्राप्ति पर प्रभाव। बढ़ी हुई पहुंच। आरक्षण नीतियों ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुंच में निर्विवाद रूप से वृद्धि की है। शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का 1% आवंटित करके ये नीतियां प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और उन व्यक्तियों को उचित मौका देती है जिन्हें अन्यथा बाहर रखा गया हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली उपकरण है और संवैधानिक प्रावधानों ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरटीई अधिनियम ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने में प्रगति की है कि आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को गरीबी के चक्र को तोड़ते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। शैक्षिक स्थानों का विविधीकरण।
आरक्षण नीतियों के कारण शैक्षणिक संस्थानों में अधिक विविध छात्र आबादी पैदा हुई है। यह विविधता एक समग्र शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती है, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को तोड़ती है और छात्रों को एक बहुलवादी समाज के लिए तैयार करती है। चुनौतियां और आलोचनाएं। सकारात्मक प्रभाव के बावजूद इन संवैधानिक प्रावधानों की आलोचनाएं हो रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण तात्कालिक चिंताओं को संबोधित करते हुए एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। आलोचक शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार और असमानता के मूल कारणों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना। संवैधानिक प्रावधान हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के साधन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में सहायक रहे हैं। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्प्रेरक बन जाती है, जो ऐतिहासिक रूप से बंद रास्ते खोल देती है। समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता। हालांकि आरक्षण और विशिष्ट प्रावधान आवश्यक है, एक समग्र दृष्टिकोण भी आवश्यक है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और शैक्षिक प्राप्ति को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित किए बिना केवल आरक्षण प्रदान करने से स्थायी प्रगति नहीं हो सकती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कमजोर वर्गों की उन्नति के उद्देश्य से संवैधानिक प्रावधानों ने निस्संदेह शैक्षिक प्राप्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आरक्षण नीतियां, आरटीई अधिनियम और निदेशक सिद्धांत सामूहिक रूप से अधिक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली में योगदान करते हैं। हालांकि चुनौतियां बनी हुई है और आरक्षण से परे एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। एक इग्नू छात्र के रूप में यह प्रतिबिंब यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवाद, अनुसंधान और नीति विकास के महत्व को पुष्ट करता है कि संवैधानिक आदर्श शैक्षिक परिदृश्य में सार्थक सुधार में तब्दील हों। संविधान का भाग 11 इस बारे में बताता है कि केंद्र राज्यों के साथ कैसे बातचीत करता है। 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां हैं: सूची I, संघ सूची, सूची 2, राज्य सूची और सूची 3, समवर्ती सूची। सूची I, संघ सूची। प्रविष्टि 63, इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान शामिल है, जो संविधान की शुरुआत में जाने जाते थे। साथ ही अनुच्छेद 371 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय और संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित कोई अन्य संस्थान भी इस सूची का हिस्सा है। समय के साथ और अधिक संस्थान जोड़े गए हैं। प्रविष्टि 64, इसमें भारत सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थान शामिल है। संसद इन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित कर सकती है। प्रविष्टि 65, इसमें पेशेवर, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसियां और संस्थान शामिल है। इसमें पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण, विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देना और अपराध जांच में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। प्रविष्टि 66, यह प्रविष्टि उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण से संबंधित है। सूची 2, राज्य सूची। इस सूची में विश्वविद्यालयों सहित राज्य स्तरीय शैक्षिक मामले शामिल हैं। सूची I और सूची 3 की प्रविष्टि 25 के अधीन। प्रविष्टि 12, राज्यों का पुस्तकालयों, संग्रहालयों और इसी तरह के संस्थानों पर नियंत्रण है। वे राष्ट्रीय महत्व के माने जाने वाले स्मारकों को छोड़कर प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों का प्रबंधन भी करते हैं।
सूची 3 समवर्ती सूची। प्रविष्टि 20 यह प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और सामाजिक योजना से संबंधित शिक्षा को प्रभावित करता है। चूंकि शिक्षा योजना आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है, भारत सरकार और राज्य सरकारें शिक्षा पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजनाओं को विकसित करने और निष्पादित करने के लिए सहयोग करती हैं। प्रविष्टि 25 श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डालता है। इसका उद्देश्य हिंदी को भारत की विविध संस्कृति में सभी के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा को संबोधित करता है। यह प्रकट करता है कि क देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक हिंदी को प्राथमिकता देने के बावजूद सभी संघ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। वर्तमान में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा है और अंग्रेजी सहयोगी आधिकारिक भाषा है। संविधान में स्कूलों में भाषा नीतियों को नियंत्रित करने के प्रावधान है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इस अनुच्छेद का तीसरा खंड राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है। चिंतन और कार्रवाई 18.2 आपने शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। आप ऐसे प्रावधानों को शामिल करने के सामाजिक कारणों का सारांश कैसे देंगे? शीर्षक भारत में शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक अनिवार्यताओं पर एक प्रतिबिंब। परिचय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में, जिसे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 18.2 का काम सौंपा गया था, मैंने भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का गहराई से अध्ययन किया। ये प्रावधान महज कानूनी ढांचे नहीं हैं, बल्कि संविधान निर्माताओं को निर्देशित करने वाले सामाजिक राजनीतिक लोकाचार के जटिल प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब में मेरा लक्ष्य इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे के सामाजिक कारणों का पता लगाना है और एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज को आकार देने में उनकी भूमिका पर जोर देना है। ऐतिहासिक संदर्भ। शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधानों के पीछे के सामाजिक कारणों को समझने के लिए हमें भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। 1947 में आज़ादी के समय देश को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें जाति, वर्ग और लिंग में निहित सामाजिक असमानताएं भी शामिल थी। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहां प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके और शिक्षा इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में उभरी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने का एक बुनियादी सामाजिक कारण सामाजिक न्याय की खोज में निहित है। भारतीय समाज सदियों से जाति के आधार पर विभाजित था। शिक्षा तक पहुंच उच्च जातियों के लिए एक विशेषाधिकार आरक्षित थी। संविधान निर्माताओं ने इन बाधाओं को दूर करने और जाति या पंथ के बावजूद सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने की तात्कालिकता को पहचाना। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में निहित सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान
राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। यह उन लोगों के उत्थान के लिए एक सचेत प्रयास को दर्शाता है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच से वंचित थे। आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना। शिक्षा को लंबे समय से सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना गया है। शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करके आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा केवल संपन्न लोगों तक सीमित विशेषाधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। इन प्रावधानों को शामिल करके संविधान का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाकर गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना है। समावेशी शिक्षा पर ध्यान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आय असमानता को कम करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। लैंगिक समानता। शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधानों का एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कारण लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता है। ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को अक्सर शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा जाता था, जिससे लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा मिलता था। संविधान अनुच्छेद 15(3) और 15(4) के माध्यम से राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39(a) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। शिक्षा को महिला सशक्तिकरण के उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है और संवैधानिक प्रावधान लिंग समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के सचेत प्रयास को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं का मिश्रण है। शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान इस विविधता के संरक्षण और प्रचार के महत्व को पहचानते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार की रक्षा करता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान संरक्षित रहती है। निर्माताओं ने स्वीकार किया कि शिक्षा के लिए एक आकारफिटसभी दृष्टिकोण जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करके संविधान यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न समुदाय अपने सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाई प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सके। वैज्ञानिक स्वभाव और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना। सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने के अलावा शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना को बढ़ावा देना भी है। अनुच्छेद 51(a) प्रत्येक नागरिक के वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करने के मौलिक कर्तव्य पर जोर देता है। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में वैज्ञानिक सोच का महत्व सर्वोपरि है। इस प्रावधान को शामिल करना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है, यह स्वीकार करते हुए कि एक शिक्षित नागरिक राष्ट्रीय प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारत में शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान मनमाना कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास है। इन प्रावधानों के पीछे सामाजिक कारण शिक्षा की एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में मान्यता में गहराई से निहित है, जो जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक असमानताओं के बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, लैंगिक समावेशिता,
सांस्कृतिक विविधता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर ये प्रावधान प्रगति, सद्भाव और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत राष्ट्र की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देते हैं। 18.3 शैक्षिक नीतियाँ। अब जब हम संविधान में शिक्षा से संबंधित नियमों के बारे में जान गए हैं, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार अपने विभिन्न समूहों के माध्यम से शिक्षा नीतियों का निर्माण और अद्यतन करती है। भारत संविधान का पालन करता है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विभिन्न समूह संविधान के दिशानिर्देशों के आधार पर शिक्षा नीतियां बनाते हैं। केंद्र सरकार की नीतियां देश भर में लागू होती है और कोई टकराव होने पर उन्हें राज्य की नीतियों पर प्राथमिकता दी जाती है। ये नीतियां शिक्षा को सीधे प्रभावित करती हैं, अनिश्चितताओं को दूर करके शैक्षिक प्रशासन को मदद करती है। संवैधानिक नियम बहुत पहले बन गए थे, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ शिक्षा सहित सामाजिक मुद्दों पर नए विचार सामने आए हैं। इसलिए एक अलग समाज की जरूरतों और बदलती वैश्विक स्थिति को पूरा करने के लिए शिक्षा नीतियां भी बदल रही है। शिक्षा के बारे में संवैधानिक नियमों को तदनुसार समायोजित किया जाता है। ये नीतियां गतिशील है और वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। सरकार संकल्पों, योजनाओं, दिशानिर्देशों, आदेशों आदि के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। ये नीतियां वर्तमान शैक्षिक दर्शन को दर्शाती है और समाज के दृष्टिकोण, विशेषकर शैक्षिक मामलों पर सरकार के रुख को दर्शाती है। चिंतन और कार्रवाई 18.3। क्या आपको लगता है कि हम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में सफल हुए हैं? आपने जवाब का औचित्य साबित करें। शीर्षक: भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संवैधानिक दायित्व पर चिंतन। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे भारत में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के संवैधानिक दायित्व पर विचार करने का काम सौंपा गया है, इस महत्वपूर्ण जनादेश की सफलता या विफलता का आकलन करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान परिदृश्य में गहराई से जाना जरूरी है। विचाराधीन संवैधानिक दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निहित है, जो राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया यह प्रावधान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का संवैधानिक दायित्व शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने में निहित है। 86वें संशोधन से पहले शिक्षा एक मौलिक अधिकार नहीं थी, बल्कि अनुच्छेद 45 के तहत राज्य की नीति का एक निदेशक सिद्धांत था। संशोधन का उद्देश्य इस निदेशक सिद्धांत को एक न्यायसंगत अधिकार में बदलना था, जिससे शिक्षा न केवल राज्य के लिए एक लक्ष्य बन गई, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी बन गई। प्रत्येक बच्चा: यह प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रगति एवं उपलब्धियां: संशोधन के बाद के वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास और पहल की गई है। 2001 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (SSA) ने बुनियादी ढांचे, शिक्षक भर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 में अधिनियमित शिक्षा का अधिकार (RTE)
अधिनियम ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत किया। प्रमुख उपलब्धियों में से एक देश भर में नामांकन दरों में वृद्धि रही है। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GR) में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यापक पहुंच का संकेत देता है। इसके अलावा समावेशिता पर जोर देने से नामांकन में लिंग अंतर में कमी आई है, यह सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ कि लड़कियों को शिक्षा तक समान पहुंच मिले। बुनियादी ढांचा विकास एक अन्य फोकस क्षेत्र रहा है। नए स्कूलों की स्थापना, कक्षाओं का निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का उद्देश्य अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना है। मध्याह्न भोजन योजना प्रयासों का एक अभिन्न अंग है, जिसने पोषण और प्रतिधारण के मुद्दों को संबोधित किया, जिससे उपस्थिति दर में वृद्धि हुई। चुनौतियां और अधूरे वादे। हालांकि सराहनीय प्रगति हुई है, लेकिन संवैधानिक दायित्व को पूरी तरह से प्राप्त करने में चुनौतियां बनी हुई है। अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, पुराने पाठ्यक्रम और योग्य शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। सीखने के परिणाम, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में, अक्सर वांछित मानकों से नीचे आते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी बनी रहती है, खासकर दूरदराज के इलाकों में, जहां स्कूलों में उचित सुविधाओं और संसाधनों की कमी हो सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान उजागर हुए डिजिटल विभाजन ने ऑनलाइन सीखने की सुविधा और शैक्षिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से उच्च ग्रेड में स्कूल छोड़ने की दर के मुद्दे और कुछ क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता से संकेत मिलता है कि सार्वभौमिकरण का लक्ष्य मायावी बना हुआ है। आर्थिक असमानताएं और सामाजिक बाधाएं कुछ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा की पहुंच में बाधा बनी हुई है, जिससे शैक्षिक असमानता का चक्र कायम है। इसके अलावा 2019 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत में पढ़ने और गणित में मूलभूत कौशल का अभाव है, जो प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर का संकेत देता है। नीतिगत सुधार और आगे का रास्ता। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कमियों को दूर करने के लिए बाद में नीतिगत सुधार किए गए हैं। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, प्रौद्योगिकी के एकीकरण और सीखने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देना है। SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को मिलाकर स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में शुरू किया गया समग्र शिक्षा अभियान, सार्वभौमिकरण प्राप्त करने की दिशा में एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है। डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। डिजिटल इंडिया अभियान जैसी पहल प्रौद्योगिकी को और अधिक सुलभ बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने विशेष रूप से लड़कियों और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए नामांकन और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान करने की योजनाएं भी शुरू की हैं। निष्कर्षतः भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में संवैधानिक दायित्व में सराहनीय प्रगति देखी गई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। 86 में संवैधानिक संशोधन को लागू करने से लेकर आज तक की यात्रा हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नामांकन दर, बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशिता में उपलब्धियां उल्लेखनीय है। हालांकि गुणवत्ता, ड्रॉपआउट दर और लगातार शैक्षिक असमानताओं के मामले में अधूरे वादे संकेत देते हैं कि संवैधानिक दायित्व प्रगति पर है।
अतीत और वर्तमान दोनों में नीतिगत सुधार और पहल, चुनौतियों का समाधान करने और अधिक समावेशी और गुणवत्ता संचालित शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने के निरंतर प्रयास को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रयासों की सफलता यह निर्धारित करेगी कि भारत किस हद तक अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन जाए। संविधान के अलावा कानून भी शिक्षा नीतियों को आकार देते हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय कानूनों में शामिल है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, विश्वविद्यालय संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987, भारत में तकनीकी शिक्षा विकास की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना बनाने और समन्वय करने, मानदंडों को विनियमित करने और मानकों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान परिषद अधिनियम 2004, भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करता है। कॉपीराइट अधिनियम 1957, साहित्यिक, कलात्मक और स्थापत्य कार्यों से संबंधित कॉपीराइट मुद्दों से संबंधित है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961, प्रशिक्षुओं और उनके प्रशिक्षण से संबंधित। विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, विकलांग लोगों के लिए राष्ट्र निर्माण में समान अवसर और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। संक्षेप में, शिक्षा नीतियां संविधान और सरकारी कानूनों और एजेंसियों दोनों द्वारा आकार लेती है। अब आइए कुछ प्रमुख शिक्षा नीतियों पर गौर करें। भारत में शिक्षा नीतियां। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत ने शिक्षा पर अपनी राष्ट्रीय नीति को रेखांकित करते हुए दो मुख्य वक्तव्य स्थापित किए हैं, एक 1968 में और दूसरा 1986 में। 1968 की नीति राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के निर्णयों को प्रतिबिंबित करती है। शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने वाली 1986 की नीति की 1990 में आचार्य राममूर्ति के नेतृत्व में समीक्षा की गई। 1992 में समिति की सिफारिशों के बाद 1986 की नीति के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 (एनपी 1968) उदास स्माइली। इस नीति में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। इसमें शिक्षा की स्थिति, शिक्षक विकास, भाषा विकास और शैक्षिक अवसरों की समानता जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया। विशेष रूप से इसने देश के सभी स्कूलों के लिए 10+2+3 पैटर्न के साथ एक समान शैक्षिक संरचना की शुरुआत की। हम एनपी 1968 के विवरण में नहीं जाएंगे क्योंकि 1986 में एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1968 में बनाई गई नीतियों से देश भर में शैक्षिक सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यहाँ तक कि 1 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँच हुई। इस विस्तार के बावजूद पहुँच और गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियाँ काफी बढ़ गई थी। नई चुनौतियों और सामाजिक जरूरतों ने सरकार को इन मुद्दों को तत्काल संबोधित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई।
एनपी 1986 ने स्वीकार किया कि प्रत्येक देश अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और बढ़ावा देने और समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को आकार देता है। भारत ने अपने आर्थिक और तकनीकी विकास के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मौजूदा संपत्तियों के लाभों को अधिकतम करने और व्यापक विकास सुनिश्चित करने के साधन के रूप में शिक्षा के महत्व को पहचाना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति के विकास की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 आई। कार्रवाई का कार्यक्रम पीओए 1992 उदास स्माइली एनपी 1986 के दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए कार्रवाई का कार्यक्रम पीओए नामक एक योजना बनाई गई थी। पीओए 1992 को 1993 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया था। उन्हें 31 दिसंबर 1993 तक अपना स्वयं का राज्य कार्य कार्यक्रम एसपीओए बनाने का निर्देश दिया गया था, जैसा कि 15 अक्टूबर 1993 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सीएबी की 49वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। अब जब हम एनपी 1986 के संदर्भ को जानते हैं, तो आइए इसके गठन के बाद की नीतियों पर नजर डालें, जिसमें पीओए 1992 भी शामिल है। हम पूरी नीति के विभिन्न खंड प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको शिक्षा नीतियों की व्यापक समझ हो। शिक्षा का सार और भूमिका। एनपी 1986 के अनुसार शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। नीति इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा सांस्कृतिक विकास, संवेदनशीलता को परिष्कृत करने और राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्र विचार में योगदान देने में भूमिका निभाती है। ये बदले में हमारे संविधान में उल्लिखित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के आदर्शों का समर्थन करते हैं। शिक्षा को वर्तमान और भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा जाता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। एनपी 1986 एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की वकालत करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों को जाति, पंथ, स्थान या लिंग की परवाह किए बिना तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रम शुरू करेगी। समानता के लिए शिक्षा। एनपी 1986 समानता से वंचित लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके असमानताओं को खत्म करने और समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। महिलाओं, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी सहित समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के रूप में उपयोग करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाओं और शिक्षक भर्ती की कल्पना की गई है। इसी प्रकार अन्य समूहों जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इन समूहों पर ध्यान दिया जाएगा। विकलांगों के लिए लक्ष्य उन्हें सामान्य समुदाय में एकीकृत करना है, उन्हें सामान्य विकास और जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। वयस्क शिक्षा पर नीतियों का उद्देश्य विभिन्न व्यवस्थित कार्यक्रमों के माध्यम से इस उद्देश्य को मजबूत करना है। चिंतन और कार्रवाई 18.4 ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति चाहते हैं। आपके विचार में इन वर्गों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है?
शीर्षक: कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए संवैधानिक प्रावधान और शैक्षिक प्राप्ति पर उनका प्रभाव। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे उन संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने का काम सौंपा गया है जिनका उद्देश्य भारत में समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना और शैक्षिक प्राप्ति पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। भारतीय संविधान एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करता है। पिछले कुछ वर्षों में हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए कई प्रावधान पेश किए गए हैं और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां उनका प्रभाव स्पष्ट है वह है शिक्षा। संवैधानिक प्रावधान: सामाजिक न्याय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसके संविधान में स्पष्ट है, जिसमें कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ये संवैधानिक प्रावधान उन नीतियों और कार्यक्रमों की नींव रखते हैं जो ऐतिहासिक नुकसानों को संबोधित करते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। आरक्षण नीतियाँ: इन संवैधानिक प्रावधानों से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था है। शुरुआत में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के माध्यम से शुरू की गई आरक्षण नीति का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। यह सकारात्मक कार्रवाई ऐतिहासिक अंतरालों को पाटने, अवसर पैदा करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई थी। शिक्षा तक पहुंच पर प्रभाव: आरक्षण नीतियों ने निस्संदेह कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ा दी है। शैक्षणिक संस्थानों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके इन नीतियों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्र उच्च शिक्षा की आकांक्षा कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षित सीटें उन व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती हैं जिन्हें अन्यथा प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और बाद में अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण: शिक्षा को लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण नीतियां शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्गों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करके उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षा व्यक्तियों को कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास से सुसज्जित करती है, जिससे वे गरीबी और भेदभाव के चक्र को तोड़ने में सक्षम होते हैं। चुनौतियां और आलोचनाएं: हालांकि इन संवैधानिक प्रावधानों के पीछे की मंशा सराहनीय है, लेकिन इनके कार्यान्वयन से जुड़ी आलोचनाएं और चुनौतियां भी रही है। आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण से भेदभाव उल्टा हो सकता है और योग्यता तंत्र कमजोर हो सकता है। इसके अलावा आरक्षण नीतियों का लाभ चिन्हित समूहों के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे आंतरिक असमानताएं पैदा हो रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव एक समान और न्यायसंगत हो, इन मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है। असमानताओं को संबोधित करना: शैक्षिक प्राप्ति पर संवैधानिक प्रावधानों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पहचाने गए कमजोर वर्गों के भीतर मौजूदा असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। केवल आरक्षण प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। लक्षित नीतियों, छात्रवृत्तियों और कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है।
एक मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू वंचित समुदायों तक पहुंचने और उन्हें लचीले और सुलभ शैक्षिक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इग्नू की भूमिका। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी होने के नाते इग्नू कमजोर वर्गों के शैक्षिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को डिजाइन करके इग्नू यह सुनिश्चित कर सकता है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक उपकरण बन जाए, न कि केवल एक सांकेतिक इशारा। विश्वविद्यालय कमजोर वर्गों के शिक्षार्थियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकता है। निष्कर्षतः समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, विशेषकर शिक्षा के संदर्भ में, संवैधानिक प्रावधानों का गहरा प्रभाव पड़ा है। आरक्षण नीतियों ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाई है, व्यक्तियों को सशक्त बनाया है और अधिक समावेशी समाज में योगदान दिया है। हालांकि चुनौतियां और आलोचनाएं बनी हुई हैं, और इन प्रावधानों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनका समाधान करना आवश्यक है। इग्नू खुली और समावेशी शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि सार्थक और परिवर्तनकारी शैक्षिक अवसरों के माध्यम से सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि को साकार किया जाए। विभिन्न चरणों में शिक्षा का पुनर्गठन। विभिन्न चरणों में शिक्षा को पुनर्गठित करने के लिए नीतियां स्थापित की गई है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECC) बच्चों पर राष्ट्रीय नीति छोटे बच्चों की भलाई में निवेश करने पर केंद्रित है, विशेष रूप से उन आबादी में जहां कई लोग पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। ECC के कार्यक्रम पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक पहलुओं सहित व्यापक बाल विकास को संबोधित करेंगे। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ एकीकृत ECC एक प्राथमिकता होगी। बुनियादी तालीम नीति प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2 प्रमुख पहलुओं पर जोर देती है: 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार। बाल केंद्रित दृष्टिकोण स्कूलों को बच्चों के लिए स्वागत योग्य, उत्साहवर्धक और आकर्षक बनाएगा। प्राथमिक विद्यालयों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक किया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, स्कूल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के बच्चों, कामकाजी बच्चों और पूरे दिन स्कूल जाने में असमर्थ लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा। संकल्प नई शिक्षा नीति ड्रॉपआउट मुद्दे को संबोधित करने को प्राथमिकता देती है, जिसका लक्ष्य नामांकित बच्चों को बनाए रखने के लिए देश भर में जमीनी स्तर पर सूक्ष्म नियोजन रणनीतियों को लागू करके उच्च ड्रॉपआउट दर पर अंकुश लगाना है। माध्यमिक शिक्षा इस नीति का उद्देश्य विशेष रूप से विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं में लड़कियों, SC और ST के नामांकन पर ध्यान देने के साथ माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाना है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को पुनर्गठित किया जाएगा और स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। विकसित हो रही तकनीकी दुनिया के लिए बच्चों को आवश्यक कंप्यूटर कौशल से लैस करने के लिए माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर साक्षरता पर जोर दिया गया है। गति निर्धारित करने वाले स्कूल अद्वितीय प्रतिभा या योग्यता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जो उन्हें अपनी क्षमता का एहसास करने के अवसर प्रदान करेंगे। जरूरत पड़ने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। व्यावसायीकरण शिक्षा को पुनर्गठित करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने,
कुशल जनशक्ति में अंतर को पाटने और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करने के लिए व्यवस्थित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विशिष्ट ज्ञान और कौशल का प्रसार करके हमारे राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर स्थित यह शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान के अभूतपूर्व विस्फोट के सामने उच्च शिक्षा का गतिशील होना जरूरी है। व्यवस्था को गिरावट से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्णय लिया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) ने उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक खुली शिक्षण प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली का उद्देश्य शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना और इसे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बनाना है। खुली शिक्षा प्रणाली का लचीलापन और नवीनता व्यावसायिक स्ट्रीम सहित हमारे नागरिकों की विविध आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इन उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए की गई थी और राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए समर्थन का वादा किया गया था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को भी मजबूत किया जाएगा और पूरे देश में माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। चयनित क्षेत्रों में डिग्री को नौकरियों से अलग करने का प्रयास किया जाएगा, हालांकि यह इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षण जैसे व्यवसाय विशिष्ट पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह यह मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि में शैक्षणिक योग्यता वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगा। शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों का एक नया पैटर्न विकसित किया जाएगा। इस विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर पर सूक्ष्म नियोजन की चुनौतियों का समाधान करना है। तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा हालांकि अलग अलग कार्य करती है, अपने घनिष्ठ संबंध और पूरक चिंताओं के कारण एक साथ देखी जाएगी। तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के पुनर्गठन में अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन और प्रबंधन प्रक्रियाओं में संभावित परिवर्तनों और ज्ञान के तेजी से विस्तार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को ध्यान में रखते हुए सदी के अंत तक प्रत्याशित परिवर्तनों पर विचार किया जाएगा। सिस्टम कार्यों को सुनिश्चित करना। विचार यह था कि शिक्षा कार्यों को संभालने के लिए आदेश की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा को बौद्धिक कठोरता, एक गंभीर उद्देश्य और नवाचार और रचनात्मकता के लिए आवश्यक स्वतंत्रता के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए। भले ही शिक्षा की गुणवत्ता और विविधता में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है, प्रणाली में अनुशासन का परिचय शुरू होना चाहिए। चिंतन और क्रिया 18.5 आपके विचार में किसी शैक्षिक मुद्दे पर नीति निर्माण के लिए क्या विचार होने चाहिए? शीर्षक: शैक्षिक मुद्दों पर नीति निर्माण के लिए अग्रणी विचार। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे शैक्षिक मुद्दों पर नीति निर्माण के लिए अग्रणी विचारों पर विचार करने का काम सौंपा गया है, शिक्षा के जटिल और गतिशील परिदृश्य में गहराई से जाना महत्वपूर्ण है। नीति निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण, दूरदर्शिता और शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्यापक समझ की आवश्यकता होती है। इस चिंतन में मैं उन प्रमुख विचारों का पता लगाऊंगा जो प्रत्येक पहलू के महत्व को उचित ठहराते हुए शैक्षिक नीतियों के विकास का मार्गदर्शन करना चाहिए। 1. शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्य। किसी भी शैक्षिक नीति निर्माण के मूल में स्पष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्थापित करने की आवश्यकता निहित है। इन उद्देश्यों को क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत जैसे देश में,
जहां सामाजिक आर्थिक विविधता विशाल है, शैक्षिक नीतियों को असमानताओं को दूर करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि नीतियां भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण स्पष्ट करें, जिसमें न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता बल्कि व्यक्तियों के समग्र विकास पर भी जोर दिया जाए। 2. सामाजिक प्रासंगिकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। शिक्षा समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। नीतियों में सांस्कृतिक बारीकियों, स्थानीय मूल्यों और परंपराओं की समझ प्रतिबिंबित होनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पाठ्यक्रम छात्रों में पहचान और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा नीतियों को विविधता के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षा समावेशी है और रूढ़ियों या पूर्वाग्रहों को कायम नहीं रखती है। सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि को अपनाकर शैक्षिक नीतियां सामाजिक एकता और सद्भाव में योगदान कर सकती हैं। 3. पहुंच और समानता। शैक्षिक नीतियों का मार्गदर्शन करने वाले मूलभूत सिद्धांतों में से एक पहुंच और समानता को बढ़ावा देना होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और नीतियों को पहुंच में आने वाली बाधाओं को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें लैंगिक असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता और भौगोलिक दूरदर्शिता जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। यह सुनिश्चित करके कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ है, नीतियां अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के निर्माण में योगदान दे सकती हैं। 4. शिक्षा की गुणवत्ता। शैक्षिक नीति निर्माण में गुणवत्ता सर्वोपरि है। नीतियों को पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रथाओं के लिए मानकों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास पर निरंतर जोर दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नवीनतम शैक्षणिक उपकरणों और तकनीकों से लैस हैं। शिक्षा की समग्र गुणवत्ता की निगरानी और उसे बढ़ाने के लिए नियमित मूल्यांकन और मूल्यांकन सहित गुणवत्ता आश्वासन तंत्र आवश्यक है। 5. तकनीकी एकीकरण। समकालीन युग में प्रौद्योगिकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीतियों को शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। इसमें बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि छात्रों के पास आवश्यक तकनीकी संसाधनों तक पहुंच हो। एक दूरदर्शी शैक्षिक नीति को शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने और छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। 6. हितधारक की भागीदारी। प्रभावी शैक्षिक नीतियों के निर्माण में शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय के सदस्यों सहित हितधारकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। हितधारकों के विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए परामर्शात्मक और सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से नीतियां विकसित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक हैं और उनके सफल कार्यान्वयन की संभावना अधिक है। 7. वैश्विक परिप्रेक्ष्य। एक परस्पर जुड़ी दुनिया में शैक्षिक नीतियां बनाते समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है। नीतियों को छात्रों को वैश्वीकृत समाज में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना चाहिए। इसमें वैश्विक मुद्दों की समझ को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तैयार करना शामिल है। विश्व स्तर पर सूचित शिक्षा वैश्विक नागरिकों के विकास में योगदान देती है, जो दुनिया में सार्थक योगदान दे सकते हैं। 8. लचीलापन और अनुकूलनशीलता। शैक्षिक नीतियों में उभरती जरूरतों और चुनौतियों का जवाब देने के लिए कुछ हद तक लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित होनी चाहिए। आधुनिक दुनिया में परिवर्तन की गति तेज है और शिक्षा,
प्रौद्योगिकी और समाज में नए विकास को समायोजित करने के लिए नीतियों को पर्याप्त रूप से सक्रिय होना चाहिए। इसके लिए समीक्षा और परिशोधन की एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नीतियां समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहें। निष्कर्ष। निष्कर्षतः शैक्षिक मुद्दों पर नीति निर्माण के लिए विचार विविध और परस्पर जुड़े हुए हैं। स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करने से लेकर वैश्विक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने तक प्रत्येक पहलू शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा की जटिलता के लिए नीति निर्माण के लिए समग्र और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं इन विचारों के महत्व और शैक्षिक नीतियों में निरंतर प्रतिबिंब और अनुकूलन की आवश्यकता को पहचानता हूँ। इन विचारों को संबोधित करके शैक्षिक नीतियां सकारात्मक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकती हैं। एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे सकती है जो सीखने को महत्व देता है, विविधता को अपनाता है और अपने नागरिकों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करता है। शिक्षा सामग्री और प्रक्रिया पर पुनर्विचार। इसमें निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। औपचारिक शिक्षा प्रणाली और देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच अंतर को संबोधित करें। आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण नई पीढ़ियों को भारत के इतिहास और संस्कृति से अलग करने से बचें। शिक्षा के माध्यम से परिवर्तनोन्मुख प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता के बीच संश्लेषण की तलाश करें। मूल्य शिक्षा। गिरते मूल्यों को लेकर चिंता को पहचानें। शिक्षा को सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाने के लिए पाठ्यक्रम को समायोजित करें। मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार। प्रदर्शन मूल्यांकन सीखने और सिखाने का अभिन्न अंग है। एनपीई 1986 ने निम्नलिखित को आवश्यक समझा। छात्र विकास का एक वैध और विश्वसनीय माप सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करें। मूल्यांकन में अवसर और व्यक्तिपरकता कम करें। याद करने पर जोर कम से कम दें। पूरे शिक्षण समय में शैक्षिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं को शामिल करते हुए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन लागू करें। मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को शामिल करें। परीक्षा आचरण में सुधार करें। शिक्षण सामग्री और कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं। माध्यमिक स्तर से सेमेस्टर प्रणाली को धीरे धीरे अपनाना। अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करें। अन्य नीतियाँ। पुस्तकें और पुस्तकालय, भाषाएं, मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, योग, शारीरिक शिक्षा, युवाओं की भूमिका, गणित और विज्ञान शिक्षण जैसे विभिन्न मुद्दों पर नीतियां विकसित की गईं। शिक्षक। एनपीई 1986 के अनुसार शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है। इस बात पर जोर दें कि कोई भी समाज अपने शिक्षकों के स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार और समुदाय को ऐसी स्थितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करे जो शिक्षकों को रचनात्मक तरीकों से प्रेरित और प्रोत्साहित करें। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं और सामुदायिक संदर्भ के आधार पर प्रासंगिक संचार विधियों और गतिविधियों को नया करने और तैयार करने के लिए शिक्षकों की स्वतंत्रता की पुष्टि करें। शिक्षकों के लिए शिक्षा। शिक्षक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों घटक शामिल है। पहले कदम में शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार शामिल है। नए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम निरंतर सीखने के महत्व और शिक्षकों के लिए इस नीति में उल्लिखित लक्ष्यों को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। शिक्षा का प्रबंधन।
शिक्षा की योजना और प्रबंधन के पुनर्गठन पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। मुख्य विचारों में शिक्षा पर एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य विकसित करना शामिल है, जो देश की विकासात्मक और जनशक्ति आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अन्य कदमों में विकेंद्रीकरण, शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्वायत्तता को बढ़ावा देना, लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता देना और गैरसरकारी एजेंसियों और स्वैच्छिक प्रयासों के साथ सहयोग करना शामिल है। संसाधनों का आवंटन। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) ने इस बात पर जोर दिया कि जब भी संभव हो समुदाय से संसाधन जुटाए जाने चाहिए। इसमें स्कूल भवनों के रखरखाव, कुछ उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति, उच्च शिक्षा स्तरों पर फीस में वृद्धि और संसाधनों को बचाने के लिए कुशल सुविधा उपयोग सुनिश्चित करने में समुदाय को शामिल करना शामिल है। नीति समीक्षा। 1986 का एनपीई निर्देश देता है कि इसके विभिन्न मापदंडों के कार्यान्वयन की हर 5 साल में समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बार बार मूल्यांकन से कार्यान्वयन में प्रगति और उभरते रुझानों का आकलन किया जाएगा। शिक्षा का भविष्य। 1986 के एनपीई के अनुसार भारत में शिक्षा के सटीक भविष्य के स्वरूप की भविष्यवाणी करना जटिल है। हालांकि भारत की परंपरा, जो बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धि को अत्यधिक महत्व देती है, को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता अपेक्षित है। प्राथमिक फोकस पिरामिड के आधार पर लगभग 1 अरब लोगों के लिए शैक्षिक नींव को मजबूत करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि पिरामिड के शीर्ष पर मौजूद लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक हों। यह नीति मानव संसाधन विकास में राष्ट्रव्यापी प्रयासों को तेज करने पर जोर देती है, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष। हालांकि यहाँ विशिष्ट नीतियों का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 1986 का एनपीई शिक्षा के सभी प्रमुख पहलुओं को संबोधित करता है। इन नीतियों को देश भर में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चिंतन और कार्य 18.6। आपने पढ़ा है कि शैक्षिक मामलों पर नीतियां संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के आधार पर बनाई जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूलों में पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने का निर्देश दिया गया है और इसी तरह यूनिसेफ के फंड से कुछ शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अब एड्स से संबंधित शिक्षा प्रदान करने की तैयारी कर रहे हैं। आप इन्हें मौलिक कर्तव्यों और शिक्षा पर अन्य संवैधानिक प्रावधानों से कैसे जोड़ेंगे? शीर्षक: भारत में संवैधानिक प्रावधानों, शैक्षिक नीतियों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध, पर्यावरण विज्ञान और एड्स शिक्षा पर एक प्रतिबिंब। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं खुद को 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों, शैक्षिक नीतियों और मौलिक कर्तव्यों के बीच जटिल परस्पर क्रिया में उलझा हुआ पाता हूँ। स्कूलों में पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और फंड के माध्यम से एड्स शिक्षा का एकीकरण। यूनिसेफ से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में। इस चिंतनशील निबंध में मैं यह पता लगाऊंगा कि ये पहल भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों और शिक्षा से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधानों के साथ कैसे मेल खाती है। संवैधानिक प्रावधान और शैक्षिक नीतियाँ। भारतीय संविधान एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो देश के शासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। शिक्षा संविधान में एक समवर्ती विषय होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस पर कानून बनाने की अनुमति देता है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा डाला गया संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे यह एक मौलिक अधिकार बन जाता है। यह प्रावधान शिक्षा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप है,
जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान यह आदेश देता है कि शैक्षिक नीतियां अनुच्छेद 46 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप हो, जो राज्य को समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का निर्देश देता है। सामाजिक अन्याय और शोषण। पर्यावरण विज्ञान पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करने का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या और सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। संविधान अनुच्छेद 48A के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का आदेश देता है। स्कूली शिक्षा में पर्यावरण विज्ञान का समावेश सतत विकास और जिम्मेदार नागरिकता की संवैधानिक दृष्टि के अनुरूप है। यह निर्देश अनुच्छेद 51A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों से भी मेल खाता है, जो नागरिकों के लिए कुछ दायित्व निर्धारित करता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 51A का खंड जी जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य पर जोर देता है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को कम उम्र से ही नागरिकों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित एड्स शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में यूनिसेफ से धन का समावेश एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत सरकार के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाता है। यह पहल स्वास्थ्य के अधिकार और पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर देने वाले संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर देता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एड्स शिक्षा के एकीकरण को इस संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कदम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह HIV एड्स के प्रसार को रोकने के बारे में आवश्यक ज्ञान का प्रसार करने के लिए सुसज्जित शिक्षकों का एक कैडर बनाने में योगदान देता है। इसके अलावा यह पहल अनुच्छेद 51A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप है। अनुच्छेद 51A के खंड H के तहत कर्तव्य, जो नागरिकों से वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने का आग्रह करता है, एड्स शिक्षा के संदर्भ में प्रतिध्वनित होता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल करके राज्य न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर कर रहा है, बल्कि अपने नागरिकों के बीच एक वैज्ञानिक और सूचित दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दे रहा है। शिक्षा पर मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 51A में निहित मौलिक कर्तव्य नैतिक दायित्वों का एक समूह है, जिसे नागरिकों से समाज के व्यापक कल्याण के लिए पूरा करने की उम्मीद की जाती है। ये कर्तव्य शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के पूरक और मजबूत है। अनुच्छेद 51A का खंड ए प्रत्येक नागरिक के संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करने के कर्तव्य पर जोर देता है। यह कर्तव्य शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के पालन के लिए एक आधार स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति शैक्षिक क्षेत्र में संवैधानिक मूल्यों के महत्व को पहचाने। अनुच्छेद 51A का खंड जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के नागरिकों के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है।
जब शिक्षा पर लागू किया जाता है तो यह कर्तव्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में गुणवत्ता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण विज्ञान और एड्स शिक्षा का समावेश शिक्षा प्रणाली के माध्यम से समकालीन चुनौतियों का समाधान करके उत्कृष्टता के प्रति इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निष्कर्ष। अंत में स्कूल पाठ्यक्रम में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करना और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एड्स शिक्षा का एकीकरण संवैधानिक प्रावधानों और मौलिक कर्तव्यों के साथ एक विचारशील संरेखण का उदाहरण देता है। ये पहल न केवल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक जनादेश को पूरा करती है, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की व्यापक दृष्टि के साथ भी मेल खाती है। संवैधानिक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों का पालन करके ये शैक्षिक नीतियां व्यक्तियों और समाज के समग्र विकास में योगदान देती है। वे न केवल नागरिकों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाते हैं, बल्कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं संवैधानिक मूल्यों, शैक्षिक नीतियों और मौलिक कर्तव्यों की पूर्ति के बीच सहजीवी संबंध की सराहना करता हूं, जो सामूहिक रूप से एक प्रगतिशील और प्रबुद्ध राष्ट्र के लिए आधार तैयार करता है। 18.4 निष्कर्ष। जब से भारत को आज़ादी मिली, शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि और विस्तार हुआ है। भारत जैसे आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज में उद्देश्य समान शैक्षिक अवसरों के माध्यम से समानता प्राप्त करना है। लक्ष्य न केवल बहुसंख्यक आबादी तक पहुंचना है, बल्कि शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से लैस करना भी है। इन मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा का विकास विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर अच्छी तरह से निर्देशित होना चाहिए, जो समय के साथ सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा निर्धारित शैक्षिक नीतियां हैं। ये नीतियां शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है, जो केंद्र और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत एक समवर्ती विषय है, हालांकि कुछ मामले संघ के लिए विशेष है। हमारा संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनमें से कुछ शिक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका पर जोर देता है। अनुच्छेद 46 विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, जिन्हें शिक्षा का लक्ष्य आत्मसात करना है। इसके अलावा प्रावधान अन्य विचारों के अलावा शिक्षा और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा के उपयोग को संबोधित करते हैं। सरकार ने विधायी कार्यों के आधार पर शिक्षा पर विभिन्न नीतियां स्थापित की हैं। शिक्षा पर प्रारंभिक राष्ट्रीय नीति 1968 में पेश की गई थी। उसके बाद 1986 में एक नई नीति लागू की गई। 1992 में 1986 की नीति को लागू करने के लिए एक कार्रवाई कार्यक्रम बनाया गया था। 1986 की नीति राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के महत्व को रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देना है और प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि तक सभी स्तरों पर शिक्षा को पुनर्गठित करना है। यह नीति तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा,
शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया के पुनर्गठन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिक्षकों की भलाई और व्यावसायिक विकास को बढ़ाना और अन्य पहलुओं के बीच शिक्षा योजना का प्रबंधन करना। नतीजतन ये शिक्षा नीतियां हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। क्या आप मानते हैं कि हमने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के संवैधानिक दायित्व को प्रभावी ढंग से पूरा किया है? अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य सिद्ध करें। आपकी राय में शैक्षिक मुद्दों पर नीतियों के निर्माण में किन कारकों का मार्गदर्शन होना चाहिए?